वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है साइंस के एवरग्रीन के सैम्पल पेपर फर्स्ट के सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग जो है सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को जो है इनके आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसमें दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इसके आंसर को कवर अप करेंगे और फिर हम लोग जो है इसके सेकंड पार्ट के आंसर को देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। तो क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि किस तरीके से जो है जब मेल और फीमेल पेरेंट्स में रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है या जो भी ऑफस्प्रिंग होता है उसमें इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो ये हमारे 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 स्टेप्स में इसके आंसर को देना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व। अब सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स पोजेस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आउट ऑफ विच ओनली 1 पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम। अब जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास 23 पेयर ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें सिर्फ एक पेयर ऐसा होता है जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब अगर हम लोग सेकंड स्टेप को देखें तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि मेल्स हैव आइदर 2x क्रोमोसोम्स और XY क्रोमोसोम्स एंड फीमेल्स हैव 2x क्रोमोसोम्स। अब मेल्स के पास क्या होता है, इनके पास 2x क्रोमोसोम्स होते हैं या XY क्रोमोसोम होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग फीमेल को देखें तो फीमेल के पास क्या होता है, सिर्फ 2x क्रोमोसोम होता है। अब जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, या तो मेल का एक X क्रोमोसोम या इस मेल का एक Y क्रोमोसोम फीमेल के एक X क्रोमोसोम के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है और हमारा क्या बना देता है, 2x क्रोमोसोम को बना देता है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे आप लोग थर्ड स्टेप में यही देखेंगे कि हमारा जो हैप्लॉइड स्पर्म होता है, ये हैप्लॉइड स्पर्म जब हैप्लॉइड ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है जाइगोट की फॉर्मेशन करता है जो हमारा क्या होता है, डायप्लॉइड होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को हैप्लॉइड और डायप्लॉइड में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही उसके पास क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। और डायप्लॉइड का मतलब क्या होगा कि उसके पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल सेट होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, वही डबल हो जाता है। सो दिस लीड्स टू द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, अब स्पर्म का भी एक सेल गया और हमारे एग का भी क्या हुआ, एक ही सेल गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इन दोनों का फ्यूजन होता है और ये जो है इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, लीड करते हैं। तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसमें आधे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मेल के होते हैं और आधे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फीमेल के होते हैं। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ओनली वेरिएशंस दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन ए पॉपुलेशन। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिर्फ ऐसी वेरिएशन जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में फ़ायदा करती हैं वही क्या करती हैं, आगे तक की लीड करती हैं। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो कि नहीं हो, और अगर आप एग्री हो तो क्यों हो, और अगर आप एग्री नहीं हो तो क्यों हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यस, वेरिएशंस दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन ए पॉपुलेशन। अब ऐसी सभी वेरिएशंस जो हमारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं, वो क्या करती हैं, उसकी जनरेशन से जनरेशन लीड करती रहती हैं, आगे ट्रांसफ़र होती रहती हैं। अब इसका रीज़न क्या हो जाएगा, दिस इज बिकॉज ऑल द वेरिएशंस डज नॉट फेवर एन इंडिविजुअल्स, सम आर यूजफुल वेयर सम आर हार्मफुल एज वेल। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जितने भी वेरिएशंस होती हैं ये समटाइम्स क्या होती हैं, हमारे इंडिविजुअल के लिए यूजफुल होती हैं और समटाइम्स क्या होती हैं, ये हमारे इंडिविजुअल के लिए क्या होती हैं, हार्मफुल हो जाती हैं। तो अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो इफ़ सपोज बैक्टीरिया पॉपुलेशन ड्यू टू वेरिएशन बिकम हीट रेजिस्टेंस। अब जो भी हमारी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी वो क्या हुआ, इसमें वेरिएशन होता है
और वेरिएशन होने के बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होती है ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस हो जाती है, मीन्स इस पर ज़्यादा गर्मी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट दिस वेरिएशन इन बैक्टीरिया इज़ यूजफुल ओनली व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब ये जो हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में वेरिएशन हुई है ये कब यूज़फुल होगी, जब उसके एटमॉस्फेयर में या जहाँ वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है या जहाँ वो रह रहा है उसके आसपास क्या हो, जो भी इन्वायरमेंट हो वहाँ का टेम्परेचर हाई हो। अगर वहाँ का टेम्परेचर हाई नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो बैक्टीरिया में वेरिएशन हो रही है हीट रेजिस्टेंस की, ये क्या होगी, ये यूजलेस होगी, क्योंकि बैक्टीरिया को तो ज़रूरत ही नहीं है, उसके आसपास क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल है। तो इसी वजह से क्या होता है कि कुछ वेरिएशंस जो होती हैं वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल होती हैं, वो जो है उसकी जनरेशन को आगे तक की लेके जाती हैं, और कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल नहीं होती हैं और उसकी लाइफ में कोई भी रोल नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए सीक्वेंस ऑफ सूटेबल मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड एट योर होम टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ ऐसे मेथड्स बताने हैं जिससे कि जो हमारे घर में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है हम लोग उसको डिस्पोज कर सकें और उससे हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें कम से कम पोल्यूशन हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉलोइंग मेथड्स आर एज फॉलो। तो सबसे पहला मेथड क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक डिस्पोजल्स इन होम और डेली एक्टिविटीज़। तो हमें अपने घर में क्या करना होगा, कम से कम जो है प्लास्टिक डिस्पोजल्स का यूज़ करना होगा। अब सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, प्रिपेयर ए परफेक्ट सीवेज सिस्टम एट अवर होम। अब हमारे घर में क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट जो है सीवेज सिस्टम होना चाहिए जिससे कि जो है हमारा प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर जो है एक साथ मिक्स ना हो और जो हमारा प्योर वाटर है वो खराब ना हो। अब थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, वी शुड ऑलवेज यूज़ 3 R's प्रिंसिपल। अब हम लोगों को अपने घर में हमेशा 3 R प्रिंसिपल का यूज़ करना चाहिए और 3 R प्रिंसिपल आप लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या कहता है कि जो भी हमारा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी प्लास्टिक है, हम लोग उसको क्या करें, रिड्यूस करें, और अगर हम लोगों ने उसको यूज़ कर भी लिया है तो हम लोग उसको क्या करें, बार बार रीयूज़ करें, एंड लास्ट में हम लोग क्या कर दें, उसको रिसाइकल कर दें। तो 3 R प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्स्ट यू हैव टू रिड्यूस द वेस्ट, देन यू हैव टू रीयूज इट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिसाइकल इट। सो इस मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वेस्ट डिस्पोजल को जो भी हमारे घर में प्रोड्यूस हो रहा है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ट्राई टू अवॉइड अनवांटेड वेस्टेज ऑफ वाटर इन आवर होम्स। हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर हम लोगों को इन्वायरमेंट पोल्यूशन को रोकना है तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर को बचाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कम से कम जो है वाटर की वेस्टेज करेंगे अपने होम में। ये सारे क्या थे, ये सारे वेरियस मेथड्स और प्रैक्टिसेस थे जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं और बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, लिस्ट इन ए टेबुलर फॉर्म 3 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो है आर्टरीज और वेन्स के बीच में 3 डिफरेंसेस को बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत सरल है, जब मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था कि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। तो अब हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज का काम क्या होता है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हमारे हार्ट से ब्लड को क्या करती हैं, दूर लेके जाती हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाती हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग वेन्स की बात करें तो दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। अब ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ भी ब्लड है वहाँ से ब्लड को लेकर जो है हमारे हार्ट तक आती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज बेसिकली क्या करती हैं, दे जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जितनी भी हमारी आर्टरीज होती हैं वो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, सिर्फ एक आर्टरी को छोड़ करके। अगर हम लोग वेन्स की बात करें तो दे जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जितनी भी हमारी वेन्स होती हैं ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स आप लोगों को मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन सी एक ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कौन सी एक ऐसी वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो दे हैव थिक मस्कुलर नेचर। अब जितनी भी हमारी आर्टरीज होती हैं ये बेसिकली थिक मस्कुलर नेचर को शो करती हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग वेन्स की बात करें तो दे हैव द थिन मस्कुलर नेचर। अब जितनी भी हमारी
वेन्स होती हैं ये इनका नेचर क्या होता है, ये थिन नेचर को शो करती हैं, मीन्स ये जो है थोड़ी मोटी होती हैं और ये जो है थोड़ी पतली होती हैं नेचर में। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इज एडेड टू ए वाटर इन ए बीकर। अब हम लोगों ने क्या किया है, क्विक लाइम में जो है वाटर को ऐड किया है, ठीक है। तो क्विक लाइम क्या होता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, आप लोगों को याद रखना है। और स्लेक्ट लाइम क्या होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे हम लोगों से क्या बोल रहा है, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ द रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को बताना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, और फिर उस रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है और डिफाइन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज स्लेक्ट लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके हम लोगों को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देना है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑल दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 reactants combine to form a single product is called combination reaction। ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हमारे क्या करते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारा क्या कहला देता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, राइट द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, जो भी हमारी रिएक्शन हुई क्विक लाइम जब वाटर के साथ कंबाइन किया, अभी मैंने आप लोगों को बताया, उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट हमको मिला है उसका केमिकल नेम लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर अब हम लोग बैलेंसिंग को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास कैल्शियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, और हाइड्रोजन के भी 2 एटम है। अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड देखें तो कैल्शियम का हम लोगों के पास 1 एटम है, ऑक्सीजन के हम लोगों के पास 2 एटम है, और हाइड्रोजन के भी हम लोगों के पास कितने एटम है, 2 एटम है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जितने भी एटम्स थे वो सारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट नेम है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, स्टेट 2 ऑब्जर्वेशन दैट यू विल मेक इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि कौन से ऐसे 2 ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जब ये हमारी रिएक्शन हो रही थी। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। हमारा बीकर हम लोग टच करेंगे तो हम लोगों को क्या महसूस होगा कि ये गर्म है। और सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे स्लेक्ट लाइम की फॉर्मेशन हुई, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, व्हेन वी अरेंज elements in the increasing order of atomic number, then after a regular interval of time the physical and chemical properties of elements are repeated। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग जो है एलिमेंट्स को जो है उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होने लगेगा कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करने लगेगी, रिपीट करने लगेगी। और इसी को हम लोगों ने क्या बोला, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोला। ये हमारा क्या कहलाता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहलाता है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें कितने ग्रुप्स और पीरियड्स प्रेजेंट हैं। तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और 7 पीरियड्स प्रेजेंट हैं। अब हम लोग जो है इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, स्टेट हाउ द प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग हाइड्रोजन। एंड सेकेंड पार्ट में क्या बोला है इसके, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैज बीन सॉल्व इन दिस पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर क्या प्रॉब्लम हो रही थी, और सेकंड में हम लोगों को बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से जो है एलिमेंट के आइसोटोप्स की जो पोजीशन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। तो अब हम लोग इन दोनों के आंसर्स को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की पोजीशन की बात करें तो हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट क्या था, ये जो था अल्कली मेटल के साथ भी बिहेव कर रहा था और हेलोजन्स के साथ भी सेम प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा था। तो इसकी जो पोजीशन थी इसको एक यूनिक पोजीशन मिली थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में,
जिसकी वजह से क्या हुआ था, इसको अलग से सेपरेट फॉर्म में रख दिया गया था। तो द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज अ डाउट, तो हमारी हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी हमेशा से एक डाउट में रही थी, क्योंकि ये हमारा क्या था, अल्कली और हैलोजन दोनों की प्रॉपर्टीज को रखता था। सो इट इज गिवन ए स्पेशल प्लेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक स्पेशल प्लेस दे दिया गया था, और इसकी जो प्रॉब्लम थी, इसकी जो पोजीशन की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व कर दी गई थी। अगर हम लोग सेकेंड पार्ट को देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हम लोगों ने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज कर दिया, देन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स सॉल्व। उस टाइम पे क्या हो गया था कि जो आइसोटोप्स की पोजीशन थी वो सॉल्व हो गई थी, क्योंकि हमारे आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो अब जब एटॉमिक नंबर सेम था तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये तीनों हमारे एक ही ब्लॉक में आ जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें आइसोटोप्स की जो प्रॉब्लम थी, जो पोजीशन की इनकी प्रॉब्लम थी, उसको रिजॉल्व कर दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को जो है आंसर लिखना है, और ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन एल्युमिनियम पाउडर इज हीटेड विद मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो जब मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है हमारे एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, मैंगनीज को फॉर्म कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, हीट लिबरेट हो रही है। तो हम लोगों से फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है इज एल्युमिनियम गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर हम लोगों को ये बताना है कि क्या एल्युमिनियम जो है रिड्यूस्ड हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो एल्युमिनियम क्या फॉर्म कर रहा है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि नो, हमारी जो एल्युमिनियम है वो क्या हो रही है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इज मैंगनीज डाइऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस्ड। अब ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है MnO2, ये क्या फॉर्म कर रहा है, Mn को फॉर्म कर रहा है, यही तो फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का डिलीशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो मीन्स यस कि जो हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आने के 100% चांसेस है। क्या बोल रहा है कि जब हमारे मेटल्स जो हैं मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, NaCl को फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है। लेकिन यही सोडियम हमारे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और अगर रिएक्ट करता भी है, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये वाटर को फॉर्म करता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम लोगों को ये बताना है कि अगर हम लोग मैंगनीज और मैग्नीशियम को हटा दें तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं, वो वाटर को लिबरेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, और जितने भी हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो नाइट्रिक एसिड होता है दैट इज़ HNO3, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन लिबरेट करता है ये क्या करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये उसके साथ ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। तो यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन ना होकर के ये क्या फॉर्म कर लेता है, वाटर को फॉर्म कर देता है। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे कि दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है जैसे ही हाइड्रोजन लिबरेट होती है ये उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। सो इट फॉर्म्स वाटर डायरेक्टली एंड नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोगों को बताना है व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from rarer to a denser medium और denser to a rarer medium। तो हमारी लाइट जो है स्टूडेंट्स जब मीडियम 1 से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस टाइम पे जो हमारी लाइट में बेंडिंग होती है, ठीक है, अब ये बेंडिंग डिपेंड करती है कि हमारा मीडियम जो है रेयरर है कि डेंसर है। उसी बेंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, बस सिंपल सा एक फिगर बना के दिखा देंगे। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ ऑन अप्लाइंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज द इमेज डिस्टेंस ऑब्टेन्ड इज नेगेटिव, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। तो हम लोगों को ये बताना है कि जो हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है उसमें जब हमारी इमेज जो होती है वो निगेटिव साइन की होती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस नेगेटिव साइन मीन्स दैट द इमेज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो जो हमारा स्फेरिकल लेंस है उसकी इमेज जब निगेटिव वैल्यू देती है हम लोगों को, तो ये क्या बताती है कि जो हमारी इमेज है ये जो है हमारे लेंस के राइट हैंड साइड पे रखी है। और ये कैसी है, ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। सो हेंस दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारी जो इमेज होती है ये क्या हो जाती है, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है साइंस के एवरग्रीन के सैम्पल पेपर फर्स्ट के सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट्स। साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स की PDF को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।